बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पास्ट यूक्यू ऑफ इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड के अंदर सिर्फ 3 यूक्यू आए हैं और ये दो टॉपिक को अंडरलाई करते हैं। पहला टॉपिक है कॉट क्रिप डेथ या उसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं, और जो दूसरा टॉपिक है उसको बोलते हैं हम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। ओके, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इलेबोरेट क्रिप कॉट डेथ। तो क्रिप कॉट डेथ को इलेबोरेट करना है और आ जाते हैं हम इन्फेंटिसाइड वाला टॉपिक के अंदर। तो कॉट डेथ या क्रिप डेथ, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसको इलेबोरेट करने का पूछ रहा है। तो ये कॉट डेथ है, क्रिप डेथ है, या फिर इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर ये लिखा है कि किसी भी इन्फेंट की सडन और अनएक्सप्लेन डेथ होती है। ओके, और उस अनएक्सप्लेन डेथ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ऑटोप्सी वगैरह नहीं है। यानी अगर आपने ऑटोप्सी कर लिया, ऑटोप्सी में इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया है, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कॉज ऑफ डेथ नहीं देखने को मिलता, अगर ऑटोप्सी के अंदर तो हम इसको नेगेटिव ऑटोप्सी कहते थे, लेकिन अगर वो इन्फेंट हो और इस इन्फेंट के सडन और अनएक्सप्लेन डेथ हो तब इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं। इसका जो डेथ रेट होता है तकरीबन 1000 लाइफ बर्थ में 2 to 3 होता है। ओके, ठीक हो गया। जो डेथ होती है तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 ईयर वाले इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती है, और इसकी जो पीक होती है वो 2 to 4 मंथ में देखने को मिलती है। ज़्यादा अफेक्टेड इंडिविजुअल बॉयज़ होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, और ये लो बर्थ वेट बेबी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी के अंदर पहले से दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती है, लाइक मेंटल रिटार्डेशन होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, कुछ इंडिविजुअल के अंदर तो मैक्रोसेफले भी होती है। ओके, तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया। सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ हेल्थी इन्फेंट हुज डेथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड वाया कंप्लीट ऑटोप्सी। यानी ऑटोप्सी और इन्वेस्टिगेशन से कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चला। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी को पढ़ लिया। 2 वीक से लेकर 2 साल के बच्चों में होती है, ज़्यादा पीक आती है 4 मंथ्स में आती है। ठीक है, ओके, बॉयज ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एक चंद इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। 2 क्लिनिकल फीचर क्रिप डेथ के जो यूनिवर्सल होते हैं। पहली बात, जो बेबी होते हैं वो स्लीप के दौरान डाई होती है, और दूसरी बात कि डेथ साइलेंट होती है। ठीक हो गया। जो बाकी जो फीचर्स होते हैं वो ओवरलेइंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, वेरिएबल होती है, लेकिन जो 2 यूनिवर्सल है तकरीबन सब में देखने को मिलती है वो ये है कि डेथ स्लीप पीरियड में होती है और जो डेथ होती है वो साइलेंट होती है। अब इसके कुछ कॉजेज़ क्या होते हैं? वैसे इसका कोई डेफिनेटिव कॉजेज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग स्लीप एपनिया हो सकता है, या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसने विरेमिया करवा दिया है, जिसने आगे रिस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर दिया। नेजल एडिमा या म्यूकस की सिक्रेशन है जिसने अपर रिस्पिरेटरी पैसेजवे को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ओके, या लोकल हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है। इन सब के केस में क्या देखने को मिल रहा है? लैरिंजोस्पाज्म देखने को मिल रहा है, जो कि टर्मिनल इवेंट होता है। ओके, ठीक है। तो जो डायग्नोसिस होता है या फिर अदर पॉसिबल कॉजेज होते हैं, मिल्क एलर्जी है, पैराथायरॉइड इनएडुकेसी है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, और इसके अलावा कंडक्शन सिस्टम एनॉमलीज हो सकती है, हाइपो या हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकती है, सेलेनियम एंटीबॉडीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, सी, डी, ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। मतलब इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन उन सब के अंदर एक बात कॉमन है। इन सब के केस में जो टर्मिनल इवेंट होगा वो लैरिंजोस्पाज्म होगा। लैरिंजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? सांस रुक जाएगी, सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एपनिया। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग में या टॉप्सी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो टॉप्सी के अंदर जो होती है डेथ से रिलेटेड फाइंडिंग होती है वो नेगेटिव होती है। ट्रैकिया के अंदर अगर देखें तो ट्रैकिया में मिल्की वॉमिट होता है, यानी वॉमिट मिल्की होती है। ओके, कभी कभार ब्लड स्टेन शेड एपिथेलियल सेल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा एडिमेटस फ्लूइड होगा, सम टाइम ब्लड स्टेन्ड अभी होगा ड्यू टू टर्मिनल पल्मोनरी एडिमा और कंजेशन है। पेटिचुअल हेमरेजेस होते हैं प्लूरा की विसरल सरफेस के ऊपर, पेरिकार्डियम और थाइमस के ऊपर होते हैं ड्यू टू एगोनर रिस्पिरेटरी एफर्ट है। और माइक्रोस्कोपिक एविडेंस के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। कभी कभार आपको ब्रीफ एविडेंस देखने को मिलता है स्पास्मोटिक मोटर एक्टिविटी का। ब्लैडर और बॉविल एम्प्टी होते हैं, और जो ब्लैंकेट फाइबर्स होते हैं वो फिंगर नील के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये ऑटोप्सी फाइंडिंग होती है कॉट क्रिप डेथ के अंदर। तो डेफिनेशन को तैयार कर लेना, इसके प्रोबेबिलिटी को तैयार कर लेना, 2 यूनिवर्सल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो डायग्नोसिस रिट्रोस्पेक्टिव होता है। ओके, यानी डायग्नोसिस हम कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो कॉजेस है, जो पॉसिबल कॉजेस है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा कि जो टर्मिनल इवेंट होता है वो लैरिंजोस्पाज्म है। ऑटोप्सी में भी क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ये ऑटोप्सी फाइंडिंग होती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके सेक्शंस बता रही है इंडियन पैनल कोड के हवाले से, वो हमने नहीं करने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कॉट और क्रिप डेथ वाले टॉपिक से रिलेटेड है।
कि यहाँ पर डिफाइन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एंड व्हाट आर वेरियस रिस्क फैक्टर, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब लास्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ पीडियाट्रिक ट्रॉमा एट द हैंड ऑफ अडल्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले सिंड्रोम को बोलते हैं हम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, या फिर इसको कैफे सिंड्रोम, कैफे कनोनरी नहीं बोलते, कैफे कनोनरी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर था, कैफे कैंपी होता है, या माल ट्रीटमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, या पेरेंट इन्फेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसको स्टडी करते हैं। ओके तो बैटर्ड बेबी जिसको कैफे सिंड्रोम, कैफे कैंपी या माल ट्रीटमेंट सिंड्रोम या पेरेंट इन्फेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम है, इसको वायलेंस इन द होम टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम है एक क्लिनिकल कंडीशन को एक्सप्लेन करता है जिसके अंदर जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी उम्र 3 साल से कम होती है। ओके 3 साल से कम होती है, और इन इंडिविजुअल के अंदर या इन चिल्ड्रन के अंदर नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस होती है, और नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस अडल्ट के हाथों से होती है। ठीक हो गया। जो 6 पैटर्न होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के वो हमें देखने को मिलते हैं, लाइक फिजिकल अब्यूज़ होती है चिल्ड्रन, उनकी न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकती है, इंटेंशनली ड्रगिंग है, या मेडिकल केयर और सेफ्टी की नेग्लेक्ट होती है, इमोशनल अब्यूज़ है। तो इमोशनल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, सेक्सुअल, इन सब को ये फेस करते हैं। ठीक है, तो ये चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर पैटर्न आ जाते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर। जो विक्टिम होता है अनवांटेड चिल्ड्रन हो सकता है, या वो पढ़ा लिखा नहीं या इलेजिटिमेट जाहिल गवार है, या कोई ऐसा चिल्ड्रन है जिसकी फादर पैटर्निटी डाउटफुल है, यानी इसके फादर का पता नहीं है। ओके तो चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से होते हैं, क्या तो वो एब्नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है, या फिर वो एल्डेस्ट या यंगेस्ट चाइल्ड हो सकता है, या वो इलिजिटिमेट या अनवांटेड चाइल्ड होता है, या मेल चिल्ड्रन है 3 साल से कम है, तो ये चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर होते हैं। जो उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है वो एक क्राई होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर पेरेंट्स सो रहे हैं और वो रोना शुरू हो जाता है तो पेरेंट्स उसको चुप कराने के लिए उसको थोड़ा बहुत जैसे पेरेंट्स किसी एक्टिविटी में मसरूफ होते हैं और अगर वो क्राई करता है तो वो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं, नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस अप्लाई करते हैं, यानी थोड़ा बहुत झड़क देते हैं, थोड़ा बहुत मार देते हैं। तो जो बैटरिंग होती है ये सडन लॉस ऑफ टेम्पर की वजह से होती है, अचानक इन्होंने अपने गुस्से को छोड़ दिया, यानी अपने गुस्से पे काबू ना कर सके। अब जो पेरेंट्स होते हैं इस केस में उनका आईक्यू रिलेटिवली लो होता है, अनमैरिड कपल हो सकता है, यंग पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनका एजुकेशन लेवल लो है, एडिक्शन वाले हैं या क्रिमिनल टाइप के पेरेंट्स होते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। सॉरी, इंजरी जो होती है, जो कॉमन पैटर्न है वो है मल्टीपल इंजरीज होती है, और ये कॉमन पैटर्न को फॉलो करती है। लाइक इंजरी क्या हो सकती है, हेड के ऊपर कोई ब्रूज हो सकता है लेकिन वो ब्रूज इनकॉन्सिस्टेंट होता है विद अ सिंपल फॉल, यानी हम इस ब्रूज को सिंपल फॉल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। या फेस और ट्रंक के ऊपर ब्रूजेस होते हैं जो ग्रिप मार्क से कॉन्सिस्टेंट होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नकोचा मारा है। ठीक हो गया। ओके तो ये इंजरीज आपको देखने को मिलती है। इसका जो डायग्नोसिस होता है वो इंजरी की बेस पे हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें डिले कर रहे हैं, या इंजरी रिकरेंट है, या रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है जो हिस्ट्री से मैच नहीं कर रही, तो ये इस तरह से डायग्नोसिस होता है। कभी कभार डेथ भी हो जाती है, तो डेथ केस में अटॉप्सी की जाती है। अटॉप्सी में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, क्लॉथिंग देखी जाती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा जाता है, वेट है, हाइट है, एक्सरे ऑफ द होल बॉडी है। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे, लाइक हेड है, सर्फेसेज है, CNS है, आइज है, तो इनकी सिर्फ हेडिंग को तैयार कर लेना और ज़्यादा कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो डिफरेंट सिस्टम के ऊपर डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब कुछ ऐसी ऑटोप्सी फाइंडिंग होती है जो मिस्टेकन होती है फॉर चाइल्ड अब्यूज़, लाइक वो चाइल्ड अब्यूज़ होता नहीं है, यानी ये चाइल्ड अब्यूज़ होती नहीं है लेकिन आप चाइल्ड अब्यूज़ की तरफ जा सकते हो, तो डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है। लाइक मंगोलियन सपोर्ट्स है बटक्स के ऊपर, या रिस्ट और एंकल की स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू टाइट क्लॉथिंग है, या नेक के ऊपर कुछ क्रीजेस होते हैं जो लाइगेचर मार्क को सिमुलेट करते हैं, फेशियल मॉडलिंग है, और रिससिटेशन ब्रूजेस होती है चेस्ट के ऊपर। ओके तो ये फाइंडिंग्स होती है जिनको आपने डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है। ओके इसके बाद हम एक और टेबल को कवर कर लेते हैं जो लाइफ बर्थ और स्टिल बॉर्न चाइल्ड के दरमियान होता है। क्या डिफरेंस होता है ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि लाइफ बॉर्न चाइल्ड है और दूसरी तरफ है स्टिल बर्थ वाला, तो इसमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहला है चेस्ट। जो चेस्ट होती है वो आर्क और ड्रम शेप होती है, उसका सर्कमफेरेंस एब्डोमेन से बड़ा होता है, लेकिन स्टिल बॉर्न वाले के अंदर क्या होता है, स्टिल बॉर्न वाले चाइल्ड के अंदर या बेबी के अंदर जो चेस्ट होती है फ्लैट होती है, उसका सर्कमफेरेंस एब्डोमेन से कम होता है। इंटरकोस्टल स्पेसेस नैरो होती है, इसमें इंटरकोस्टल स्पेसेस वाइडर होती है। डायफ्राम है 6 और 7th रिब के लेवल पे होता है, लेकिन इसमें 4th और 5th रिब के लेवल पे होता है, यानी हायर पोजीशन है। लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स थोरेसिक कैविटी को फिल करते हैं, लेकिन ये थोरेसिक कैविटी के बैक पे पड़े होते हैं। जो लंग्स होते हैं वो हार्ट को और थाइमस ग्लैंड को ओवरलैप करते हैं, टॉट कवरिंग प्लूरा है, लेकिन जो लंग्स होते हैं हार्ट और थाइमस के पीछे पड़े हुए होते हैं, और जो प्लूरा होता है वो रिंकल्ड और लूज होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं, जो वॉल्यूम होता है वो लुमिनस यानी वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होता है, एजेस राउंडेड होते हैं, कलर मॉटल्ड पिंक होता है, जबकि ये ऑपोजिट होते हैं स्टिल बॉर्न वाले, यानी ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है।
जो अपेयरेंस है मार्बल्ड होती है ड्यू टू एक्सपांडेड एयर वेसिकल, लेकिन इसकी स्मूथ और नॉट मार्बल्ड होती है। कंसिस्टेंसी को देखते हैं तो वो स्पॉन्जी, इलास्टिक और क्रेपिटेंट होते हैं, लेकिन इसकी डेंस होती है। एयर वेसिकल्स को देखते हैं तो एयर वेसिकल वाले विजिबल होते हैं, सम टाइम इंडिविजुअली होते हैं, लेकिन एक्सपांडेड एयर सैक होती है, सरफेस के ऊपर विजिबल नहीं होते। जब हम कट करते हैं तो फिर फ्रोथी ब्लड निकलता है जो कि डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन इसमें लिटिल ब्लड निकलेगा। ओके, या तो निकलेगा ही नहीं या तो डिकम्पोज है। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करते हैं तो इसमें किसी वैल्यू का नहीं होता। ओके, इसमें भी किसी वैल्यू का नहीं होता। स्टैटिक टेस्ट ये रेशियो बताएगा ऑफ वेट ऑफ लंग टू द बॉडी, तो रेशियो होती है लेस देन 1/1/70, लेकिन ये 170 से बराबर देखने को मिलती है। स्टोमक बोवल टेस्ट दोनों में किसी वैल्यू का नहीं होता, लेकिन स्टैटिक टेस्ट ये वैल्यू का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है जो इन्फेंटिसाइड वाले टॉपिक में से आ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।